Hello, good morning, everyone. Hi. After a long time, hello everyone. I am Akansha Mathur, your UGC Net Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on fill form. Here is your class timetable. ठीक है, मेरा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. So चलो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर टुडे क्लास, जहाँ पे हम अगेन पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. मीन्स कि जो हमने पढ़ा था, हमने कॉटन अपना फाइबर है वो कंप्लीट कर लिया था कि वो आपका किस तरीके से हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या उसका सीक्वेंस रहता है. और आज की क्लास में हम लोग जो बाकी के जो आपके फाइबर्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट. बाकी के स्टूडेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ रह गए हैं सबके सब. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इतने दिन का आपको गैप मिला तो आपने अपनी प्रिपरेशन रखी थी, मतलब स्टडी की थी या नहीं की थी, या फिर मैम की तरह आपने भी छुट्टी मनाई थी, ये बताओ. पढ़ाई की थी या फिर छुट्टियों के मजे लिए थे, एक बार जल्दी से बता दो. ओके चलो, वेरी गुड. ओके सो देखो, वो अभी पता चल जाएगा क्योंकि मैंने जो क्लास छोड़ी थी उसी के आगे का ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये आपका कुछ बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है. अगर किसी को बैच परचेज करना है तो आप बैच परचेज कर सकते हो, जो आपको मिल जाएगा 2499 में. इसके लिए आप माथो 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी जो भी अमाउंट है उस पर. ठीक है, और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हो. और रिगार्डिंग द यूजीसी नेट अपडेट्स, आप इनको नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल आपका है होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म. ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं आपको क्लासेस के रिगार्डिंग मैसेजेस और नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हूँ. ठीक है, तो देखो हमने अपना कॉटन का कर लिया था, आज हम करने वाले हैं लीलन का. लीलन एक क्या है, ठीक है. तो लीलन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लीलन जो होता है ये आपका एक तरीके से नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में ही आता है. और ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है, ये बास्ट फाइबर होता है. मीन्स की जो आपका फ्लेक्स होते हैं वहां से आपका लीलन है वो प्राप्त किया जाता है. जो फ्लेक्स फाइबर होते हैं उनको हम कहाँ से लेते हैं, हमने देखा था कहाँ से, स्टेम से. यानी कि जो भी आपका पेड़ होता है उसका जो भी तना होता है, उसकी जो त्वचा होती है, वहां से हम लीलन फाइबर को प्राप्त करते हैं. जो कि देखने में क्या है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसमें काफी ज्यादा चमक होती है, फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी कि आप उसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, ये आपका पूरी की पूरी लिनन की प्रॉपर्टीज रहती हैं. सिंपल आपको क्या समझना है कि जो लिनन होता है ये आपका एक नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आता है, जो कि आपको स्टेम्स यानी कि बास्ट फाइबर भी कहलाता है. ठीक है, और ये देखने में आपका कैसा होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट, यानी कि बहुत ज्यादा नरम होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है. ठीक है, यानी कि जो आपके जो लीलन के फाइबर जो होते हैं उनका जो बंडल होता है वो आपके किस तरीके के, एक तरीके से सुनहरे बालों वाला होता है. सिर्फ इतनी नॉर्मल सी चीज आपको याद रखने की जरूरत है. इस क्लास में जो आपको मेन जो इसमें याद रखना है ना, वो सभी को आपको प्रोसेसिंग याद रखनी है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप आपका फॉलो किया जाता है टू मेक अ फाइबर, टू मेक अ यार्न. राइट, आपका कॉटन का यार्न बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग रहती है वो हमने कंप्लीट कर लिया. लीलन का यार्न बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग रहती है, क्या क्या सीक्वेंस से होकर हमें गुजरना पड़ता है, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों बाद पढ़ रहे हो तो लग रहा हो कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है. कनेक्ट कर पा रहे हो ना मैं क्या समझा रही हूँ, ये बताओ सबसे पहले तो. और आज सबके चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है, ये बताओ. मैंने कहा था क्लास में एंटर होते ही सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए. खुश नहीं हो क्या देख के,
या फिर ये कह रहे हो अरे यार मैम और छुट्टी कर लेती, इतने दिनों बाद क्यों आ गई हैं, ऐसा सोच रहे हो क्या? अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लीव मिलने वाली है। अब कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अब पूरा फोकस पढ़ाई पे। ओके, चलो खुश हो। ठीक है, तो लीलन ठीक है। अब देखो इसकी जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, यानी कि किस तरीके से हम लोग लिनन यार्न को बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। ये हम लोग अपनी कॉटन वाला में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मुझसे कोई भी मत पूछना कि मैम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है। कल्टीवेशन का सिंपली मतलब होता है कि हम लिनन की क्या करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, हमने उसकी खेती की। खेती करने के बाद में जो आपका कल्टीवेशन के बाद में जो आपका सेकंड स्टेप रहता है वो आपका रहता है रिपलिंग। ठीक है, रिपलिंग में क्या होता है कि जो भी आपका तना है स्टेम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपका जो लीलन फाइबर है वो आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पेड़ की जो तनी है, टहनियां होती हैं, जो स्टेम होती हैं, वहां से हम लीलन को प्राप्त करते हैं। तो अब ये जो टहनी होगी इसके आसपास में पत्तियां भी होंगी, बीज भी होंगे। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ हमें स्टेम वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें अपना यार्न मिलेगा। तो रिपलिंग में हम क्या करते हैं कि स्टेम के आसपास जितनी भी लीव्स होती हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, उनको हटाने का काम किया जाता है। वही हमारा रिपलिंग कहलाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये होता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अब जब हमने टहनी से उसके बीज भी हटा दिए, हमने उसकी क्या करते हैं, पत्तियां भी हटा दी। अब उसके बाद में जो भी हमारे पास स्टेम हमें मिली है, उसको हम क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा बंडल बना लेते हैं। अब एक एक करके स्टेम तो नहीं लेंगे, सारी की सारी स्टेम लेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में हम पानी में उसको क्या करते हैं, सोक करने के लिए रख देते हैं, यानी कि भिगोने के लिए रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो टहनियां होती हैं वो थोड़ी कठोर होती हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग है वो सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि हम स्टेम को भी रिमूव कर सके और उसके अंदर से जो हमें यार्न मिलेगा उसको हम लोग प्राप्त कर सके। ये पूरा प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, रिकलिंग कहलाता है। आपने देखा होगा जैसे चावल होता है, यानी कि धान जिसको आप बोलते हो, तो वो क्या है, बाहर वाला जो उसका कोर्स होता है इस तरीके का कुछ होता है वो। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बाहर की साइड में आपकी क्या रहता है, ये काफी जो त्वचा होती है काफी ज्यादा कठोर रहती है। तो इसको आप जैसे ही पानी में डालते हो तो क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इसकी बाहरी त्वचा है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद में ये इजीली रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज आपकी लिनन में भी की जाती है। क्या किया जाता है कि आपकी स्टेम के बंडल लिए जाते हैं, उनको पानी में सोक कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो भी स्टेम है उसका जो भी बुरी पार्ट है, यानी कि जो लकड़ी वाला जो कठोर वाला पार्ट है, वो इजीली रिमूव हो सके, और इसी प्रोसेस को आपके रेटलिंग कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने खेती की, खेती करने के बाद में हमारे पास में स्टेम जो भी प्राप्त हुई, उस स्टेम के आसपास में जितनी भी पत्तियां थी, जितने भी बीज थे, उन सबको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में जो हम जिसको हमने क्या कहा, रेपलिंग कहा। फिर उसके बाद में हमें जो भी स्टेम मिली उसको हमने एक पानी में सोक करके रख दिया। ठीक है, और ये पूरा स्टेप कहलाता है आपका रेडलिंग। ऐसा हम लोग सोक क्यों करते हैं, क्योंकि जितना भी बॉडी पार्ट्स है फ्लैक्स के आसपास में, वो इजीली रिमूव हो सके और हमें फाइबर मिल सके। ठीक है, तो यहां तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं आया अभी। अब देखो जो रैटलिंग होती है, यानी कि जो भिगोने वाला प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेम को आप क्या है, सोक करके रखते हो, तो उनको ना दो तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। जो फ्लेक्स होता है उसके आसपास जो हार्ड कोर्स होता है, वुडी कोर्स होता है, उसको आप दो तरीके से हटा सकते हो। पहला तो होता है डैम राइटिंग। डैम राइटिंग में क्या होता है कि यानी कि 10 दिनों तक आप पानी में, यानी कि डैम्स लेते हो, कंटेनर्स लेते हो, उसमें पानी भरते हो। ठीक है, वहां पे क्या करते हो, 10 दिनों तक आप स्टेम को ऐसे ही पड़े रहने देते हो। फिर उसके बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है एंड देन आप उसको रिमूव कर देते हो। वो आपकी डैम रेटिंग कहलाती है, जहां पे आपने कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर लेने के बाद में आपने क्या किया, उसमें स्टैम्प्स डाल दिए फॉर अबाउट 10 डेज, 10 दिनों तक। ठीक है, फिर उसके बाद में एक होती है आपकी ड्वी रेटिंग। ड्वी रेटिंग में क्या होता है, यानी कि मैं ये वो प्रोसीजर बता रही हूँ जहां पे आपका जो लीलन है, यानी कि फ्लैक्स है, उसके आपके बुरी वाले पार्ट्स को हटाना है, यानी कि जो हार्ड पार्ट है उसको रिमूव करना। तो उसको ना तीन तरीके से रिमूव कर सकते हो। पहला तो हमने पढ़ लिया, डैम रैडलिंग। डैम रैडलिंग में क्या होता है कि हमने कंटेनर लिया, उसमें पानी
फिल किया, पानी फिल करने के बाद में हमने उसमें जो भी स्टेम थी वो डिप करके हमने रख दिया, ठीक है। सॉफ्ट होने पे उसको रिमूव कर दिया। फिर होता है ड्यूरेटिंग। ड्यूरेटिंग में क्या होता है कि जितनी भी हमारी स्टेम है उन सबको हम एक ग्राउंड में स्प्रेड आउट कर देते हैं, यानी कि ग्राउंड में फैला देते हैं। कितने, कुछ हफ्तों तक, ठीक है, कुछ हफ्तों तक वो ग्राउंड में ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ओस की बूंदें होती हैं उससे क्या होता है कि जो भी आपकी स्टेम है, जो भी फ्लैक्स है, उसके आसपास क्या है, वो फर्मेंटेड हो जाती है। और फर्मेंटेड होने के बाद में वो इजीली उसको रिमूव कर लिया जाता है। वो आपकी ड्यूरेटिंग कहलाती है। डैम में हमने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें हमने पानी फिल किया, उसमें 10 डेज तक हमने अपनी स्टेम्स को भिगो के रखा। री रेटिंग में किया, क्या किया हमने कि हमने पूरे गार्डन में वो डाल दी, ऐसे बिखेर दिया। और फिर जो भी हमारा बरसात का पानी है या फिर ओस का पानी है, ओस की बूंदें हैं, उससे जब वो सॉफ्ट हो जाती है उसकी स्किन और उस वजह से वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, वो हमारी ड्यू रेटिंग कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आती है आपकी केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग नाम से ही यहाँ आपको क्लियर हो रहा है। केमिकल रेटिंग में क्या किया जाता है कि आपका जो फ्लैक्स होती है, ठीक है, वहां पे उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको आपके केमिकल सॉल्यूशन की हेल्प से रिमूव किया जाता है। और वो केमिकल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, या तो आप कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हो, सोप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर डाइल्यूट मिनरल एसिड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू रिमूव अ बॉडी पार्ट्स ऑफ अ फ्लेक्स, ठीक है। यानी कि पहली चीज हमने 3 मेथड पढ़े आपके कठोर वाले पार्ट को हटाने के लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा डैम मेथड। डैम मेथड में हमने क्या किया, 10 डेज तक हमने कंटेनर में उनको डिप करके रखा पानी में। ड्यूई में क्या रखा हमने कि रेन वाटर था या फिर आपका ओस का पानी था, ठीक है। उसके थ्रू हमने क्या किया, जो भी कठोर वाला पार्ट था उसको रिमूव किया। फिर तीसरा रहा हमारा केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग में हमने क्या किया, ये थोड़ा ना एक तरीके से शॉर्टकट माना जाता है। अब यहाँ पे क्या किया, हमने केमिकल डाला अपने फ्लैक्स के ऊपर। केमिकल अब क्या हो सकता है, या तो कास्टिक सोडा हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे केमिकल्स हैं। इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो हार्ड वाला पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में फाइबर मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन किसी को भी क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी। ओके, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप आपका क्या रहता है, देखो अभी तक हमने, मैं साथ के साथ रिवाइज कराती जा रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बाद में हमने पढ़ा रैपलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने रेटिंग, यही है ना? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेटिंग, और रेटिंग में भी आपके 3 टाइप्स हैं, यानी कि डैम, ड्यूई एंड केमिकल। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप आपका हो जाता है ब्रेकिंग एंड स्कॉचिंग। अब हमने क्या किया, सबसे पहले खेती की, खेती करने के बाद में हमने स्टेम पे से पत्तियों को अलग किया, बीज को अलग किया। अब फिर उसके बाद में जब हमें टहनी मिल गई, यानी कि फ्लेक्स मिल गया, हमने उसको डिप कर दिया। जो भी उसका हार्ड वाला पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, 2 रोलर्स लेते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग मशीन लेते हैं। अब जो हमें फाइबर्स प्राप्त हुए हैं उन फाइबर्स को हम क्या करते हैं, मशीन होती है उस मशीन के बीच में से गुजारते हैं, ठीक है। उन मशीन के बीच में से होके वो गुजरते हैं, जहां पे आपका क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग एंड स्क्वेचिंग कहा जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जहां पे आप उनको स्ट्रेट कर रहे हो, फर्दर स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी पूरी प्रोसेसिंग कहलाती है ब्रेकिंग एंड स्क्वेचिंग, तोड़ना और काटना, ठीक है। यानी कि आप मशीन लोगे, मशीन रोलर्स के बीच में से आप पतली पतली परत है, यानी कि जो भी आपके फाइबर्स हैं उनको आप गुजारते हो, राइट। वो वहां से पास आउट होते हैं। और फिर एक्स्ट्रा अगर थोड़ा बहुत भी जो अनवांटेड मटेरियल रह गया है वो भी रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, और आपको एकदम फाइन फाइबर देखने को मिल जाता है, साफ सुथरा फाइबर देखने को मिल जाता है इस वाले स्टेप में, ठीक है। फिर आपका जो फिफ्थ स्टेप रहता है उसको आपका कहते हैं हैकलिंग। अब देखो, हैकलिंग और कॉमिंग सिमिलरली होते हैं। हैकलिंग में भी क्या किया जाता है, आपकी स्क्रॉचिंग करने के बाद में आपने मशीन में से अपने फाइबर्स को निकाला, उसके बाद में आप क्या करते हो, उनको कॉम करते हो फॉर दी फर्दर स्ट्रेटनिंग, या फिर अगर कुछ भी उसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स रह गए हों जो कि अनवांटेड हैं, जो कि यूज नहीं करने हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैकलिंग। यानी कि एक तरीके से आप कॉम करते हो, उनको स्ट्रेट करते हो,
ठीक है, वो आपका प्रोसेस कहलाता है हैकलिंग। हमने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में इसको नॉर्मल नेम से पढ़ा था, कॉम्बिंग के नेम से, लेकिन लिनन में इसको हैकलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो हैकलिंग में जब आप कॉम करते हो ना, तो जो आपको लंबे लंबे फाइबर्स मिलते हैं उनको आपका लाइन के नाम से जाना जाता है, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको आप लोग या तो कहते हो। ठीक है, लॉन्ग वाले फाइबर्स को आप क्या कहते हो, लाइन, एंड शॉर्ट को आप कहते हो टो। फिर उसके बाद में इनकी क्या कर दी जाती है, स्पिनिंग कर दी जाती है, यानी कि इनकी कताई कर दी जाती है, जिससे कि ये धागे में परिवर्तित हो जाते हैं। लंबे वाले धागे एक अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, और छोटे वाले जो धागे होते हैं उनको एक लो क्वालिटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा धागा है वो आपको प्राप्त होता है। डन। तो यहाँ पे आपके कितने हैं, 5 स्टेप हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे जल्दी जल्दी बताओ 5 स्टेप कौन कौन से हैं लीलन बनाने के। सबसे पहला है कल्टीवेशन। ठीक है, और देखो ये ना सारे के सारे स्टेप आपको एक से ही देखने को मिलेंगे हर चीज में, बस थोड़े बहुत नाम अलग हो जाएंगे, अदरवाइज प्रोसेसिंग सबकी सेम है। कल्टीवेशन किया, एंड देन सेकेंड स्टेप आपका होता है रैपलिंग। रैपलिंग में हम क्या करते हैं, आपकी जो भी लीव्स है और सीड्स है उनको रिमूव करते हैं। थर्ड स्टेप रहता है आपका रैटिंग। ठीक है, रैटिंग में हम क्या है, डिप करके रखते हैं, जो भी बूढ़ी पार्ट्स होता है उसको रिमूव करते हैं। एंड देन फोर्थ स्टेप होता है ब्रेकिंग एंड स्क्रॉचिंग। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेप होता है आपका हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, आप कॉम करते हो, एंड देन उसके बाद में आप स्पन कर देते हो, यानी कि स्पिनिंग कर देते हो। ठीक है, तो ये लीलन के प्रोसेस याद रहेंगे ना, इजी से हैं, ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका जूट। जूट ऑब्वियसली बात है, ये आपका नेचुरल फाइबर्स में ही आता है, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, यानी कि पर्यावरण को ये किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण के अनुकूल है। देखो हैकलिंग में क्या होता है, हम लोग कॉटन में क्या कर रहे थे कि हमारे पास में जो भी फाइबर्स हमें मिले थे उनको हम स्ट्रेट करने के लिए कॉमिंग कर रहे थे। ठीक है, यानी कि कॉम कर रहे थे ताकि वो स्ट्रेट हो जाए और हमें एकदम अच्छी क्वालिटी के हमें फाइबर मिल जाए। अब लीलन में क्या कर दिया, कॉम नाम ना देके इसको हैकलिंग नाम दे दिया गया, जहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी आपके फाइबर्स आपको प्राप्त हुए हैं उनको कॉम किया जाता है, फर्दर स्ट्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको वो स्ट्रेट हो जाते हैं। वो डल, जब आप कॉम करते हो हल्के से वो ग्रेइश रहते हैं, फिर ड्राइंग करने के बाद में वो और ज्यादा फाइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम कॉम करते हैं तो हमें दो तरीके के फाइबर देखने को मिलते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और जो लंबे वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग लाइन के नाम से जानते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको हम लोग टो के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में इनकी कताई कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके कपड़े का निर्माण कर देते हैं। बस ये स्टेप्स हैं। ठीक है, डन। ओके, फिर आता है आपका जूट। जूट सभी लोगों ने देखा है, ये आपका पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पर्यावरण से लिया जाता है और ऐसा कुछ हार्म भी नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो फाइबर होता है, जूट का जो फाइबर होता है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्टफ होता है, यानी कि कठोर रहेगा और एकदम खट्टा वैसा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में भी इस्तेमाल इसको किया जाता है, और घर में टेक्सटाइल मटेरियल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा पैकेजिंग में किस तरीके से जितने भी आपके सीरियल्स हो गए, या फिर आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हो गई, जो भी आपका अनाज होता है वो आप मार्केट से ले, हाँ खुदरा होता है थोड़ा, जो भी आप मार्केट से लेकर आते हो वो आपको किस में, बोरियां होती है कि नहीं होती हैं, जिसको आप हिंदी में बोरियां कहते हो, उसमें आता है पूरा का पूरा, वही आपका जूट है। ये तो हो गई हमारी पैकेजिंग की बात। दूसरा, अब ये टेक्सटाइल में किस तरीके से यूज होता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको जूट के बैग भी देखने को मिलते हैं। आप मार्केट में जाना, जूट के आपको बैग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
साथ ही साथ जूट के काफी सारे होम डेकोरेशन के आइटम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस डिफरेंस क्या रहता है कि आपकी ना यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जूट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग में आपकी अलग प्रकार की जूट इस्तेमाल होती है, और जो होम टेक्सटाइल होता है या फिर होम फर्निशिंग होता है वहां पे आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो एकदम बहुत ज्यादा महीन और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कठोर कुछ भी मटेरियल नहीं रहता है, कुछ भी खुदरा नहीं होता है, सॉफ्ट सा होता है, वो वाला मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो, या तो टेक्सटाइल में या फिर होम डेकोरेशन में। ठीक है, ये तो हो गया आपका जूट के बारे में। अब इसको जूट को हम लोग बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं और बैचिंग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो जूट होती है वो अलग अलग जगहों पर इसको ग्रो किया जाता है, और अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग कलर की पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग मेथड से इसको उगाया जाता है। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, मजबूताई होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज में इसको ग्रो किया जा रहा है, वहां से इसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ के आधार पे, इसके कलर के आधार पे, इसकी क्वालिटी के आधार पे इनको कंबाइन कर लिया जाता है। जो कि देखो, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुजरात। हालांकि यहाँ ग्रो नहीं होता, गुजरात ले लिया, ठीक है, यूपी ले लिया, केरल ले लिया। ठीक है, अब हमने ये स्टेट ले लिया। अब इन तीनों जगहों पे जो जूट है वो अलग अलग तरीके से उगाया जाता है, अलग अलग तरीके से इनकी खेती की जाती है। तो हमें जो गुजरात से जो हमें जूट प्राप्त हो रहा है ना, वो हमें एक वाइटिश कलर का प्राप्त हो रहा है, हल्का सा व्हाइट कलर का है। यूपी से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो एकदम ब्राउन कलर का है और थोड़ा हार्ड है। ठीक है, और जो हमें केरल से प्राप्त हो रहा है वो मीडियम में है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने अलग अलग जगहों से इनको मंगा लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में हम कलर के बेस पे अलग जूट कैटेगराइज कर लेंगे। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनमें मजबूताई काफी ज्यादा है, उसको एक अलग कैटेगरी में रख लेंगे। ठीक है, और जो कि एक आपकी क्वालिटी के वाइज, उनको हम एक अलग कैटेगरी में कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही किया जाता है कि जहां आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपकी जूट उगाई जा रही है, वहां से उसको इकट्ठा करना और उनकी क्वालिटी, कलर, इनके आधार पे उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिवाइड करना। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? हालांकि जूट क्या है, काफी ज्यादा कठोर होती है, तो अब कठोर जूट को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ना अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो क्या किया जाता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप आपका क्या है, सॉफ्टनिंग। अब जूट जो होती है उसको या तो आप विद दी हेल्प ऑफ दी ऑयल, यानी कि पानी की सहायता से, तेल की सहायता से, या फिर इन दोनों के माध्यम से आप क्या करते हो, जो भी जूट है उसको आप नरम करते हो। और ये नरम आपके जो आपके स्पाइरल फ्लूइडेड रोलर्स होते हैं, उनकी सहायता से आपकी जूट को मुलायम किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जूट उगाई जा रही थी, वहां से अलग अलग एरिया से हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। एक जगह इकट्ठा करने के बाद में हमने रोलर्स की सहायता से और पानी और तेल की सहायता से हमने क्या किया, हमारी जो भी जूट थी उसको हमने नरम कर लिया, यानी कि जो हमारी कठोर जूट थी उसको हमने नरम कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जूट जो होती है उसको आप पकड़ते हो तो हाथ में एकदम किस तरीके से वो बहुत ज्यादा हार्ड लगती है ना, चुभ जाती है आपके हाथों में। ठीक है, तो वही चीज है कि आप उसको इजीली आप उसको पकड़ सको, उसके लिए उसको सॉफ्ट किया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आपका क्या रहता है, कार्डिंग। कार्डिंग में क्या रहता है, अगेन आपकी मशीन्स के द्वारा आपके जो भी फाइबर्स हैं जूट के, उनको आपका कार्डिंग किया जाता है। कार्डिंग में अगेन आपका कॉम्बिंग वाला पार्ट किया जाता है। ठीक है, उनको फर्दर स्ट्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद में ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग में क्या होता है कि जो भी आपने कॉम किए हुए आपके जूट थे, उनको आपके ड्राइंग मशीन से होके गुजारा जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा फाइन हो जाए, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। उनका जो भी आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, वो रिमूव हो जाए। कोई भी डर्ट है वो भी रिमूव हो जाए, वो आपकी ड्राइंग प्रोसेसिंग में किया जाता है। फिफ्थ आपका प्रोसेसिंग रहता है, जब आप क्या करते हो, आपने जूट लिया, उसको आपने
क्या किया, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका सॉफ्ट किया। सॉफ्ट करने के बाद में हमने उसको कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद में हमने उसको एक मशीन से होके गुजारा, जिससे कि उसके जो भी उसमें डर्ट वगैरह जो भी उसका कलर है, डल है, वो सारा का सारा क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद में हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग में क्या करते हैं, हमने देखो स्लैबर पढ़ा था ना, जो पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पेंसिल की तरह एकदम पतला होता है। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं हम लोग, स्पिनिंग करते हैं, यानी कि हम लोग बॉबिन जो होती है वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लूज यार्न बनता चला जाता है उसको हम क्या है, एक तरीके से रोल करते चले जाते हैं। ठीक है, वो आपकी स्पिनिंग वाली कैटेगरी में आ जाता है। डन। तो यहाँ पे अगेन स्टेप बहुत इजी से है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, हमने उसको सॉफ्ट किया। सॉफ्ट करने के बाद में थर्ड स्टेप हमने उसकी कार्डिंग करी। कार्डिंग करने के बाद में फोर्स्ट हमने उसको ड्राइंग किया। ड्राइंग यानी कि हमें फाइबर्स मिल जाते हैं। फाइबर्स मिलने के बाद में हम उसको क्या है, स्पिनिंग कर देते हैं, यानी कि हम लोग यार्न बना देते हैं उसका, जो कि अर्दर फर्दर हम उसको पैकेजिंग में और इन सब चीजों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जूट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखो जूट जो होता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, यानी कि आप इसको रिसाइकिल भी कर सकते हो, यानी कि ये खराब, आप इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये जो जूट होता है ये आपका नेचुरल फाइबर होता है, जो कि गोल्डन और सिल्की शाइनी टाइप में होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कहीं भी जूट गोल्डन फाइबर के नाम से देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज क्या है, ये वेजिटेबल फाइबर होता है। आफ्टर कॉटन इन टर्म्स ऑफ यूजेस, देखो कॉटन के बाद में जो सबसे ज्यादा नेचुरल फाइबर यूज जो होता है वो आपका जूट है, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और काफी ज्यादा ये अवेलेबल भी रहता है। तीसरी चीज, हाईली टेंसाइल होता है, लो एक्सटेंसिबिलिटी होता है, बेटर ब्रीदेबल होता है, यानी कि अगर आप इसके फैब्रिक बनाओगे तो आपके लिए वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अब ये नहीं कि आपने एकदम खुदरे जूट के बना दिए, नहीं भैया, वो तो आपके लिए हार्मफुल होंगे। आप क्या करते हो, सबसे पहले फाइबर को सॉफ्ट कर लेते हो, तो उसके बाद में जब आप उनको वियर करते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा ब्रीदेबल होते हैं। ठीक है, ये चीज रहती है। और फिर उसके बाद में टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि आप इसको काफी ज्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, ये टूटता नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, वर्सेटाइल नेचुरल फाइबर है। इट हैज बीन यूज्ड इन अ रॉ मटेरियल फॉर पैकेजिंग। ऑब्वियसली बात, ये आपकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा आपके चावल हो गए, ठीक है, आपके गेहूं हो गए, तो ये जो आपके अनाज होते हैं उनको पैकेजिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है आपके जूट का। ठीक है, और इन सब चीजों में आप एक चीज याद रखना, मैंने जब आपको कॉटन वाली क्लास जो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड की थी। ठीक है, उस टेबल में आपके कैटेगरी वाइज सारे के सारे आपके फाइबर्स लिखे हुए थे, उनके यूजेस लिखे हुए थे और वो किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। वो पूरी की पूरी टेबल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उसको पूरा याद कर लेना, रट लेना पूरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस थ्योरी को भूल जाओगे तो वो आपके लिए एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगी। ठीक है, ये बस मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप चीजें भूलो ना, अदरवाइज वो जो टेबल थी वो आपके लिए इनफ थी, पर फिर भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। कुछ भी मैं नहीं चाहती कि इस बार आपको 1% भी कहीं भी कुछ भी डाउट रहे। डन। फिर उसके बाद में आपके कुछ और भी नेचुरल फाइबर्स रहते हैं, प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर्स रहते हैं, जैसे कि आपका रेमी हो गया। रेमी जो होता है ये अगेन बास्ट फाइबर होता है, जो कि आपके 100 सालों से कहाँ पे, चाइना में उगाया जाता है, इसीलिए इसको आपके चाइना गोस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि चाइना गोस कौन सा फाइबर होता है, तो वो आपका रेमी फाइबर है, वो आपका चाइना गोस के नाम से जाना जाता है। रेमी जो होता है इसको आपके काफी ज्यादा पतले पतले होते हैं इसके फाइबर्स, हैवी भी होते हैं, कोर्स होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, बहुत पतली पतली इसमें लाइंस होती हैं, इसीलिए इसको कैनवास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने पेंटिंग वाले कैनवास देखे हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं।
ठीक है, बहुत पतली पतली सी उनमें लाइंस होती हैं इस तरीके की। ठीक है, तो जिससे कि क्या है, हल्के से कठोर होते हैं, अगर आप इन पे वाटर भी डालोगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रैमी को आपके कैनवास एंड ऑल इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड, इनकी देखो प्रोसेसिंग वही सेम रहेगी, जो अभी आपने पीछे पढ़ी ना वही रहेगी। फिर आपकी हेम्प क्या होती है, हेम्प क्या ये थोड़े ना, काफी थोड़े से ये क्या होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं ये वाले, इनके जो हेम्प के जो प्लांट होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं। इनका जो क्लाइमेट होता है, इनके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होता है, वो गर्म वातावरण होना चाहिए। जो आपका तापमान है वो गर्म होना चाहिए, तभी आप हेम्प को ग्रो कर सकते हो। जो हेम्प की प्रोसेसिंग होती है, अगेन जैसा कि आपकी फ्लेक्स की प्रोसेसिंग थी ना, हमने जो लिनन की प्रोसेसिंग पढ़ी थी, सेम वैसे ही आपका ये पूरा का पूरा बनाया जाता है इससे। हेम्प का जो धागा होता है, जैसे फ्लेक्स आपने बनाया था, सेम हेम्प भी वैसे ही बनाया जाता है। ये जो होता है हेम्प जो होता है, ये लिनन और जूट से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है उनसे। ठीक है, इसीलिए इसको आपके रस्सियां बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, कारपेट, कैनवास, इन सबको बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इन पे पानी भी पड़ेगा ना तो भी ये मुलायम नहीं पड़ेंगे, तो भी ये कमजोर नहीं होंगे। इसीलिए आपके हेम्प का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने एनिमल पे। एनिमल में आपका आता है बूल। बूल क्या होता है, ये आपका प्रोटीन फाइबर होता है, इसीलिए इसको केराटिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट हैज क्रिम्स एंड हैज अ स्केल ऑन इट्स सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द ब्रीड ऑफ अ सीप। यानी कि ये जो बूल होता है वहां पे आपके क्रिम्स भी होते हैं, उसकी जो सतह होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, स्केली होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आपका जिस प्रकार का सीप रहता है उसी प्रकार के आपको बूल्स भी प्राप्त होते हैं। ये जो आपका बूल बनाया जाता है, नॉर्मली ये प्रोटीन का होता है, जिसको आपके केराटिन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके अमीनो एसिड इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं। हमने जब प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन में हमने क्या है, बेसिक यूनिट क्या थी, अमीनो एसिड थी। तो वही सब चीजें आपकी यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है, बूल में आपके 19 अमीनो एसिड होते हैं, कैरेटीन होता है, प्रोटीन होते हैं और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। डन। अब वूल जो आपको बनाया था, सबसे पहले शीरिंग की जाती है। शीरिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, तो क्लिपर्स रिमूवर जो होता है, फ्लीज फास्टर एंड द क्लोजर देन हैंड क्लिपर्स। यानी कि जो आपके क्लिपर होते हैं उनकी सहायता से आप सीप पैसे क्या करते हो, पूरे के पूरे उनके हेयर को रिमूव कर लेते हो, जिससे आपका फ्लीज भी, फ्लीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास में सीप है और सिप की बॉडी पर से आपने क्या किया, पूरे के पूरे अपने फ्लीज हैं उनको रिमूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ द क्लिपर्स। या तो आप हाथ से रिमूव कर लेते हो या फिर आप क्लिपर्स की सहायता से रिमूव कर लेते हो। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप क्या रहता है, प्रिपरेशन करते हो। यानी कि जो आपको रॉ वूल मिला है या फिर जो नए नए आपने फ्लीज लिए हैं, उनको आपके ग्रीस वूल के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रीस वूल होते हैं इनको वॉश किया जाता है, और जब वॉश किया जाता है तो 20 से 80% तक इसका जो ओरिजिनल वेट होता है उससे ये कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वेट है, 100 kg वेट है, तो जैसे ही आप इसको वॉश करोगे तो ये आपका वेट कितना, या तो आप 80% रिमूव कर दो तो 20 kg वेट रह जाएगा या 60 kg वेट रह जाएगा। इतना वेट इसमें लॉस हो जाता है इसके ओरिजिनल वेट से। ठीक है, और जो आप लोग का जो ग्रीस वूल होता है ना, उसको आपके योग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल्स वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ल्यूनिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि आपकी मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी आपके ग्रीस यानी कि ग्रीस वूल का इस्तेमाल किया जाता है आपकी ल्यूनिक कंपाउंड बनाने के लिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हमने क्या किया, शेयरिंग कर ली, हमने कटाई कर ली, उसके बाद में हमने इसको प्रिपेयर किया, इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद में हम इसकी शॉर्टिंग करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। ये हम किस तरीके से करते हैं, या तो छूकर करते हैं, हाँ हिंदी में बताऊंगी अभी बेटा, 2 मिनट। छूकर करते हैं या फिर देख कर, यानी कि हम क्या करते हैं, जितने भी आपके छोटे छोटे वाले फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और बड़े वाले फाइबर्स को अलग कर देते हैं, या तो देख कर या फिर छू कर।
जो ज़्यादा कठोर होते हैं उनको अलग कर देते हैं और जो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं उनको अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग अगेन हम जो भी हमारा रॉ वूल था उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में वॉश किया जाता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन में वॉश करने के बाद वार्म वाटर में, सोप में या फिर माइल्ड सॉल्यूशन सोडा, इन सब को इस्तेमाल करके जो भी डर्ट होती है, जो भी गंदगी होती है उसको फाइबर से रिमूव किया जाता है। हिंदी में देखो, सबसे पहले बाल काटना ऑब्वियसली बात है, जो कि आपके शीप हैं उनसे हम लोग ऊन लेते हैं, ठीक है। उस ऊन को या तो हम क्लिपर्स की सहायता से रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग तैयारी करते हैं। तैयारी यानी कि जो हमने जो कतरन की थी ऊन की, उसको हम क्या है, ग्रीस ऊन के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो ग्रीस ऊन होती है, जब इसको हम धोते हैं तो धोने के बाद में जो इसका ओरिजिनल वेट होता है उससे 20 से 80% क्या है, कम हो जाता है, जिसको आपका क्या है, इसको जर्दी के रूप में आपके दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग छटाई करते हैं। छटाई किस तरीके से, यानी कि जो कठोर है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, जो सॉफ्ट है उसको अलग कर देते हैं, कुछ जो लॉन्ग हेयर हैं उनको अलग कर देंगे, शॉर्टनिंग जो है उनको अलग कर देंगे। अब ये जो हम लोग शॉर्टनिंग करते हैं, छटाई करते हैं, या तो हम लोग देख के अलग अलग कर सकते हैं या फिर हम लोग उनको टच करके तो अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दस्त नहीं आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे ये है आपकी स्कोरिंग। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग अपने वूल्स को डालते हैं। उसके बाद में हम जो भी उससे गंदगी होती है उसको हटाने के लिए या तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं या तो सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोसेसिंग रहती है। अभी ये यहाँ तक समझ में आया, बताओ जल्दी। सिंपल कुछ नहीं है, हमारे पास में शीप है, उस शीप को हमने लिया, उसकी बॉडी पे से सारे के सारे उसके हेयर रिमूव किए। हेयर रिमूव करने के बाद में ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत ब्लड भी आएगा, तो उन सबको रिमूव करने के लिए हम उसको पानी में भिगो देते हैं। और पानी में भिगोने के लिए हम लोग जो नया नया ताजा ताजा जो हम लोग बाल रिमूव करते हैं उसको हम लोग क्या है, ग्रीस वूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उसको हमने पानी में भिगो दिया, उसके बाद में हम उसके क्या करते हैं, शॉर्टनिंग कर देते हैं, कि अलग अलग कर देते हैं, कैटेगरी वाइज उनको अलग कर देते हैं। उसके बाद में अगेन उनको गंदगी वगैरह जो भी हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए 4 स्टेप। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग एंड नेप्थलाइजेशन करते हैं। कार्बोनाइजिंग में अगेन क्या होता है, हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, अगेन वूल को डिप करते हैं और जो हमें वूल इससे प्राप्त होता है उसको एक्सट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, एक तो हमने डर्ट क्या करी, एल्कलाइन सॉल्यूशन से हमने गंदगी थी वो रिमूव कर दी। दूसरा, हम कार्बोनाइजिंग और नेप्थलाइजेशन के द्वारा भी हम जितनी भी गंदगी होती है, जो भी डर्ट होती है, उसको हम रिमूव करते हैं। नेप्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी होंगी, मार्केट में काफी ज्यादा मिलती हैं। इसको हम लोग क्लीन करने के लिए, जो भी आपकी डर्ट है, पानी को क्लीन करने के लिए या फिर जो भी आपके वूल हैं उसको क्लीन करने के लिए नेप्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये आपका कार्बोनाइजिंग या फिर नेप्थलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग करते हैं गार्नेटिंग। गार्नेटिंग में क्या होता है, अगेन रिसाइकिल वूल फाइबर होते हैं, इनको हमारे जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन फाइबर्स को हम लोग अलग कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पे कुछ भी मत समझो, आप बस इतना समझो कि आपने जो कैटेगरी वाइज अलग किया था उनको हम लोग गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। फिर अगेन हम इसको ड्राइंग कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये पानी में एब्जॉर्ब रहे थे, तो उसके बाद में हम इनको ड्राई करने के लिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, उसके लिए हम इसको हैंग कर देते हैं और ये प्रोसेस हमारा ड्राइंग कहलाता है। देखो, कार्बोनाइजिंग और नेप्थलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है उसमें जो हमारा घोल होता है उसमें हम जो भी हमारा वूल है उसको हम लोग डिप कर देते हैं। ये हमारी कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। डन। फिर उसके बाद में और ज्यादा उसको क्लीन करने के लिए हम लोग नेप्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो भी गंदगी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, गार्नेटिंग करते हैं। गार्नेटिंग में क्या होता है कि
जो भी हमने अलग अलग सॉल्यूशन से जो भी हमने वूल को गुजारा था, उसको हम लोग एक अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब अगेन वही ग्रेडिंग कर देते हैं, सॉफ्ट वाले अलग कर देते हैं, हार्ड वाले अलग कर देते हैं, लॉन्ग वाले अलग कर देते हैं। वो आपका ग्रेडिनेटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद में उसको हम लोग सुखाने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आमतौर पे जो आपका ऊन होता है वो 12 से 16% नमी छोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो भी उसका मॉइस्चर कंटेंट था वो बरकरार रहे, उसके लिए आपकी उसकी कंडीशनिंग दोबारा से की जाती है। डन। फिर उसके बाद में अब देखो, आप इतने सॉल्यूशन से आप अपने वूल को होके गुजार रहे हो, फिर आपने उसको सुखाया भी, तो सुखाने के बाद में क्या होता है कि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो चला जाता है। आपने देखा होगा कि आप कपड़ों को धूप में सुखाते हो तो वो एकदम ड्राई हो जाते हैं, उनमें शाइन नहीं रहती है, लेकिन अगेन आप उन पे प्रेसिंग करते हो, ठीक है, तो अगेन उनमें शाइन आ जाती है। इसी तरीके से आपका वूल भी होता है, आप उसको ड्राई करते हो तो उनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है। तो उनमें शाइन लाने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयलिंग और डाइंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो एनिमल ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो या फिर मिनरल ऑयल हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसको डाई कर देते हैं। डाई में क्या होता है, कलर करते हैं हम लोग, आपके वूल को कलर कर देते हैं। ठीक है, फिर अगेन कार्डिंग कर देते हैं। कार्डिंग में क्या होता है कि फर्दर आपके जो भी फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, जो भी और डर्ट वगैरह होती है उसको रिमूव किया जाता है। गिलिंग एंड कॉमिंग, अगेन वही प्रोसेसिंग आ जाएगा कि आपके छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, बड़े बड़े फाइबर्स को अलग कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ग्राफ्ट बना लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपके जो भी फाइबर्स हैं उनको आपके रोल आउट कर लिया जाता है, फोल्ड कर लिया जाता है, और ये फिर उसके बाद में आपका लास्ट में आपको यार्न मिल जाता है। ये आपका पूरा प्रोसीजिंग रहता है। देखो, सुखाने के बाद में तेल लगाते हैं ताकि उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। तेल लगाने के बाद में उनमें डाइंग की जाती है, कलर किया जाता है। कलर करने के बाद में कार्डिंग की जाती है, यानी कि जो आपके फाइबर्स हैं उनको सीधा किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आप डाई कर रहे हो तो अगेन आप उनको डिप करते हो, तो डिप करने के बाद में क्या है, वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनको सीधा करने के लिए आप लोग कार्डिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हो। फिर गैलिंग और कंघी करते हो, जहाँ पे क्या होता है कि जो आपके स्टेपल जो होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे से जो तंतु होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और बड़े बड़े धागों को ले लिया जाता है। ठीक है, फिर ड्राइंग और रोविंग में क्या होता है कि आपका अगेन स्पिनिंग की सहायता से आपका पूरा रोल कर लिया जाता है, उनको फोल्ड कर लिया जाता है, और उसके बाद में आपको वूल का जो यार्न है वो आपको प्राप्त हो जाता है, जिनको आप फर्दर स्वेटर बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, अपने गारमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन? अब देखो, वूल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। काफी ज्यादा मजबूत होता है, सिल्क से भी ज्यादा मजबूत होता है आपका वूल। ठीक है, लेकिन अगर वूल आपका गीला है, अगर ऊन आपका गीला है, तो जो इसकी मजबूताई है वो कम हो जाती है। 25% तक इसकी मजबूताई है वो कम हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता। अगर जो ऊन है वो सूखा है तो वो काफी ज्यादा मजबूत रहता है, लेकिन जैसे ही वो गीला हुआ तो वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, जो लॉन्गर फाइबर होते हैं वो, उनमें काफी ज्यादा वो स्ट्रेंथ रहती है, काफी ज्यादा मजबूत रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े वाले जो ऊन होते हैं, बड़े बड़े धागे होते हैं, वो काफी ज्यादा मजबूत रहते हैं। रेजिलेंसी क्या होती है, रेजिलेंसी में क्या होता है कि इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो अगेन ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप इनको सुखाने के लिए डालते हो, गीले होते तो इनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, लेकिन अगेन अगर आप इनको खींचो सूखने के बाद में, अगेन ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप वूल को देखोगे, आप जब उसको गीला करते हो तो आपको वो काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उनको ड्राई करते हो तो अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच एबिलिटी इसकी कैसी होती है, अच्छी होती है, क्योंकि अगेन आप इनको स्ट्रेच करने के बाद में ये ओरिजिनल शेप अपनी अपने आप ले लेते हैं। आप इनको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, उनको कुछ भी खराब नहीं होता है। ठीक है, श्रिंक एबिलिटी क्या होती है कि ये रेजिलेंट श्रिंकेज होते हैं। अगर ये ड्राई कंडीशन में है, ये सूखे हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का रिंकल नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार की सिकुड़न आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनको गीला कर दिया तो आपको सिकुड़न देखने को मिल जाएगी।
हीट कंडक्टिविटी कैसे होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं बल्कि आपको गर्म रखते हैं ये, ठीक है, ना कि आपकी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे बल्कि और ज्यादा उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि विंटर्स में आपको गर्मी चाहिए होती है तो आप वूल का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, ठीक है। देखो, ताकतवर होते हैं, ये रेशम से भी ज्यादा अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन अगर ऊन गीला होता है तो ये इनकी ताकत है वो कम हो जाती है 25%। लचीलापन इनमें काफी ज्यादा होता है, अगर आप इनको कितना भी इनका मोड़ लो ये अपनी ओरिजिनल आकार में आ जाते हैं, कितना भी इनको खींचोगे अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे ये। इनमें सिकुड़न नहीं पड़ती है और ये ऊष्मा चालक जो होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनको आप सर्दियों में आसानी से पहन सकते हो, ये आपको गर्म रखते हैं, ठंडा आपके शरीर को नहीं होने देते हैं, इसीलिए आपके ऊन को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर है आपका सिल्क। देखो, कॉटन को आपके किंग के नाम से जाना जाता था, किंग ऑफ द फाइबर, लेकिन सिल्क को आपके क्यून के नाम से जाना जाता है। सिल्क, कॉटन आपका राजा है और सिल्क आपकी रानी है टेक्सटाइल फाइबर की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर होता है और एलिगेंस होता है, इसमें काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए सिल्क को क्यून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है अगेन नेचुरल फाइबर होता है। सिल्क जो आपका प्राप्त होता है ये आपके वार्म कोकून से आपका प्राप्त किया जाता है। रेशम को सभी कपड़ा फाइबर की रानी माना जाता है क्योंकि इसमें सुंदरता और लालित्य और प्रदर्शन के अच्छे गुण होते हैं। रेशम कीट कुकुन से प्राप्त किया जाता है और जो रेशम की जो खेती की जाती है यानी कि जो सिल्क की जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। हाँ, बस मैं सिल्क पढ़ा रही हूँ, उसके बाद एंड कर दूंगी भाई। क्यों, कहीं जाना है आपको? अब देखो, हम सिल्क की खेती किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिल्क वॉर्म को फीड करते हैं जो कि हमें मलबरी लीफ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि रेशम के कीड़े जो होते हैं, शहतूत के पत्ते जो होते हैं वहां से उनको हम फीड करते हैं, वहां से हमें आपके मलबरी ट्री से हमें आपका सिल्क है यानी कि कुकून है वो हमें प्राप्त होता है। डन। सिल्क वॉर्म की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 2 महीने तक ही होती है और इसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें 4 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज रहती है आपकी एग, दूसरी रहती है वॉर्म या फिर लार्वा, तीसरी होती है प्यूपा और चौथी होती है मूथ। उनके बाद में आपको सिल्क आपका प्राप्त होता है, इन 4 स्टेजेस से होके आपको गुजरना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेरिकल्चर किया, हमने सिल्क की खेती की, सिल्क वॉर्म को हमने उगाया। उगाने के बाद में हम कुकून की क्या करते हैं, शॉर्टनिंग करते हैं, कुकून की छटाई कर लेते हैं। क्या, गर्म पानी में हम इसको क्या करते हैं, कुकून को डाल देते हैं और जितने भी हमारे अनवांट कुकून होते हैं यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, नाजुक वाले जो होते हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 10 kg कुकून से आपको 1 किलो सिल्क है वो आपको प्राप्त होता है, इसीलिए अपने सिल्क के कपड़े आपको महंगे मिलते हैं मार्केट में, इसीलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। थर्ड स्टेप हम लोग क्या रखते हैं, रीलिंग का रखते हैं। रीलिंग में क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पे जो भी हमारे फ्लामेंट हैं, जो भी हमारे धागे हैं, उनको हम क्या करते हैं, रीलिंग की कंडीशन में करते चले जाते हैं, यानी कि जो थ्रेड है उनको हम लोग रील की सहायता से बाउंड करते चले जाते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपका रहता है थ्रोइंग। थ्रोइंग में क्या होता है, फेंकना। अगेन जो भी हमारे फाइबर थे उनको हम लोग कॉम करते हैं, ठीक है। कॉम करने के बाद में जो ये जो फाइबर होते हैं इकट्ठे रहते हैं ना, एक तरीके से हमने एक एक फाइबर को कॉम किया। कॉम करने के बाद में जब हम उनको इकट्ठा कर देते हैं वो आपके थ्रोन यार्न के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डिगमिंग करते हैं। डिगमिंग में क्या होता है कि जो भी आपके कुकून थे उनके अंदर ना गम होता है, तो उस गम को रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द बॉइलिंग वाटर, यानी कि या तो साबुन की सहायता से या पानी की सहायता से हम उसको गम को रिमूव करते हैं, वो हमारा कहलाता है डिगमिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
सेरेसिन आपका प्रेजेंस रहता है, यानी कि सेरेसिन है वो उपस्थित रहता है। उस वजह से आपका क्या रहता है, जो सिल्क होता है वहां पे काफी ज्यादा उसके पानी के धब्बे हैं वो ना पड़े, उसके लिए आपकी डिगमिंग वाली प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो आपके सिल्क थ्रेड होते हैं उनको हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से आपके जो सिल्क के थ्रेड हैं उनको क्लीन किया जाता है। डन। उनको एकदम साफ किया जाता है, किसी भी प्रकार की उस पर गंदगी ना रहे, किसी भी प्रकार का उस पर गम ना रहे, वो सारी चीजें आपकी इसमें की जाती हैं। फिर उसके बाद में डाई की जाती है, कलर किया जाता है और प्रिंटिंग की जाती है। आपको जैसी भी शेड चाहिए वो वाली चीज आपकी यहाँ की जाती है। और सिल्क पे जो डाई होती है वो आपकी एसिड डाई का इस्तेमाल किया जाता है, और ये याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती है, या तो आप रोलर प्रिंटिंग कर सकते हो, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हो, ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हो। आप इन प्रिंटिंग में से किसी भी प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो आपकी सिल्क के लिए। ठीक है। और ये जो प्रिंटिंग होती है यूजली तब होती है जब आपका जो कपड़ा है वो पूरी तरीके से सूख जाता है। आपकी सिल्क की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, ये काफी ज्यादा मजबूत रहता है, ये अगेन अपनी शेप में आ जाता है, इस पे किसी भी प्रकार की सिकुड़न नहीं होती है। स्ट्रेच हाईली इलास्टिक होता है, जब यानी कि आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो कुछ भी नहीं होगा इसका। श्रिंकेबिलिटी क्या होती है, यानी कि अगेन इसमें सिल्वरटेन नहीं पड़ती हैं। ठीक है। हीट कंडक्टिविटी क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि आपका ये प्रोटीन फाइबर होता है एक तरीके से, आप इसको कभी भी वियर कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की हीट नहीं होती है। ठीक है। श्रिंकेज जो होती है बहुत कम श्रिंकेज होती है, अगर थोड़ी बहुत श्रिंकेज होती भी है तो उसको आप आयरन करोगे प्रॉपर तरीके से वो अपनी एकदम शाइन ले लेता है। ठीक है। कागज मजबूत प्रकृति का फाइबर होता है, लचीला होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। सिकुड़न की क्षमता, सिकुड़न नहीं पड़ती है इस पे लंबे समय तक, आप इसको रखे रहो सिकुड़न नहीं आएगी। फिर भी अगर सिकुड़न आ जाती है तो विद द हेल्प ऑफ द आयरन यानी कि प्रेस की सहायता से आप इसकी सिकुड़न को हटा सकते हो, जो कि बहुत जल्दी हट जाती है। तुम सिर्फ हल्का सा हीट दोगे आपकी सिकुड़न रिमूव हो जाएगी। ठीक है। मैनमेड फाइबर है, ये हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। आज हमारी क्लास में हमारे जितने भी नेचुरल फाइबर थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो पूछ लेना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। डन। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर और स्टडी करते रहो। और कल सभी लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेट मत होना। ओके, बाय बाय।